हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप ट्रेडिंग के पीछे के साइंस को समझ सके और इसे सट्टा नहीं समझे। आज के हमारे जो गेस्ट है वो पिछले 6 साल से एक्टिवली फुल टाइम मार्केट्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसके पहले वो कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे और पिछले 6 साल से ऑप्शंस मार्केट में काफी एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज हम इनके साथ डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं केशव अरोरा जी का। केशव जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। थैंक यू अपूर्व, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। काफी लंबे समय से हम ये आपके साथ शो करना चाह रहे थे, काफी टाइम बाद यस। मौका मिला है। सो आई एम श्योर कि आपसे आज बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। काफी उत्सुक हूं मैं आपसे कुछ ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स जो है वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी मार्केट्स में जर्नी कैसे रही है। आप पहले एक प्रोफेसर थे, टीचिंग वाज योर, इनफैक्ट वाज एंड इज योर पैशन। तो आपकी जर्नी बताइए, कैसे आप मार्केट्स में एंटर हुए। वेल एक्चुअली मार्केट से पहले ना मैं कहूँगा मेरे पेरेंट्स जो हैं, जिन्होंने मेरा फुल टाइम सपोर्ट किया, दैट इज समथिंग जो कि आज मैं जहाँ पे हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज 4 years ऑफ एज, तब से मेरा कंप्यूटर्स को लेके, एथिकल हैकिंग को लेके, तब से मेरा इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ था। एंड तब से मेरा एक एक फोटो है, वेयर आई वाज वन, एक हाथ में मेरा लड्डू था और एक हाथ में आई वाज यूजिंग कंप्यूटर्स। जिस टाइम मतलब विंडोज 98 97 आया था, तब से मैं कंप्यूटर्स की तरफ मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन था। इवेंचुअली व्हेन आई ग्रू अप, तो मेरा थोड़ा म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट हुआ। अराउंड 4th क्लास में, 5th क्लास में मैंने प्रोफेशनली म्यूजिक, सिंगिंग हो गया या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मैंने उसके बारे में सीखा। इवेंचुअली व्हेन आई ग्रो अप इवन मोर, तो मेरा जो ध्यान हुआ, मैंने कहा यार एथिकल हैकिंग की तरफ थोड़ा करना है। तो मैंने फ्लिपकार्ट को लेके एक दो बग्स निकाले, amazon को लेके एक दो बग्स निकाले कि इस तरीके से, जैसे amazon प्राइम हम बात करते हैं, तो amazon प्राइम मेंबरशिप कैसे फ्री में आप 365 डेज फॉर लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हैं। तो ये बग मैंने रिपोर्ट किया। तो ये सब चीजों की तरफ मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। एंड माई पेरेंट्स पर लाइक यार तू पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो, ये करो। जनरली पेरेंट्स का ये रहता है, बट माई पेरेंट्स पर लाइक कि जो तुझे करना लाइफ में तू कर। इवेंचुअली देखो, पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसकी आप खुश होने चाहिए लाइफ में। तो मैं जो भी करता था, चाहे म्यूजिक था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, एथिकल हैकिंग और ये सब चीजें, तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलती थी। इवेंचुअली व्हेन आई ग्रू अप, तो मैं अपने फादर को साथ में देखता था। माई फादर इज ए ट्रेडर सिंस द ईयर 2002। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 20 years, मोर देन 2 decades कि मैं उनको देखता था कुछ तो करते रहते हैं, बट मेरा उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था और ना उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुझे ये चीज करनी है। देन 11th में आया, मैंने सोचा मुझे साइंस लेनी चाहिए। 2 महीने साइंस ली, पता चला साइंस मेरी ले रही है, इट्स बेटर टू चूज कॉमर्स। तो मैंने फिर कॉमर्स चूज किया। तो आप देखेंगे, पहले एथिकल हैकिंग, फिर म्यूजिक, फिर एथिकल हैकिंग, फिर साइंस, फिर कॉमर्स। और मेरे पेरेंट्स वर फुल सपोर्टिव ऑल द टाइम। नहीं तो किसी के पेरेंट्स हो यार तू एक चीज पे टिक जा, कोई एक चीज कर ध्यान से, बट मेरे पेरेंट्स लाइक जो कर रहा है लाइफ में तो अपनी मर्जी से कर। फिर मैंने 11th में कॉमर्स ज्वाइन की, वहां पे मुझे अच्छा लगा एंड दिस इज समथिंग, मुझे मजा आया, मुझे एक किक मिली कि यार दिस इज समथिंग विच आई रियली एंजॉयड। तो मैंने कैसे वो कॉमर्स की चीजों को प्रैक्टिकली यूज करना है, मैंने अपने डैड के साथ बैठ के समझा कैसे, क्योंकि 11th के अंदर, 12th के अंदर आईपीओस की बात होती है, कंपनी फॉर्मेशन की बातें होती है। एंड 12th में तो प्रॉपर कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे सेटलमेंट होती है, तो वो मैंने अपने फादर से बैठ के समझी, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एंड इवेंचुअली मैंने सोचा मुझे सीए करनी है। तो सीए भी करते करते मुझे लगा दिस इज वेरी मोनोटोनस, क्योंकि होता है कि अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट देते रहोगे तो लाइफ में ना एक ना बहुत ही एक ऐसी चीज आ जाती है कि मतलब मेरे 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट लग गए। आफ्टर 6 अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड माई आईपीसीसी। मैंने कहा फाइनल देने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं अपनी लाइफ बिल्कुल बोरिंग करते जाऊंगा। बट मुझे पढ़ने में, पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता था। मतलब मेरे फ्रेंड्स थे जो सीए फाइनल में थे, उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इवन फाइनल में पहुंचा नहीं था, बट फाइनल की बुक्स पढ़ के उसको देखना करना तो मुझे अच्छा लगा। और उसको कैसे स्टॉक मार्केट से रिलेट करना,
मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। तो 2015 में मेरी अपनी 12th क्लियर हुई। 2015 के एंड से मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। मेरे फादर ने बोला कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंटर मत करो, पहले देखो लोग क्या करते हैं। तो मैंने जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं मैंने देखना स्टार्ट किया। वहां से मैंने देखा कि लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं। तो वहां से जो एक होता है फेस रीडिंग लोगों की, या देखो एक एनालिस्ट है टीवी पर आया और उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज बोली, बट इस फेस एक्सप्रेशंस वर शोइंग समथिंग डिफरेंट। तो मैंने लोगों के एक्सप्रेशन समझना, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझना, वो कह क्या रहे हैं। मतलब इवन यूएस मार्केट में देयर इज अ थीम और देयर इज अ बैक टेस्टिंग डन बाय समवन। वो कहता है कि जब यूएस के एनालिस्ट लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं तो मार्केट उस दिन बुलिश होती है, और डार्क कलर्ड पहनते हैं तो मार्केट उस दिन बेरिश होती है। एक पर्सन ने पूरी बैक टेस्टिंग की। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, बट मैंने देखा कि लोगों की फीस रीडिंग करके मैंने देखा कि अच्छा, ये बंदा आज कॉन्फिडेंट है लेकिन इसके फेस एक्सप्रेशन कुछ कह रहे हैं और मार्केट भी वैसा नहीं रिएक्ट कर रही। तो मैंने टीवी पे मैंने टीवी देखना स्टार्ट किया। वहां से मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 100 बुक्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने पढ़ी। एंड एट द एंड मुझे पता चला कि कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो हमेशा वर्क करेगी। आपको सिर्फ अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करना है। तो मैंने 2 साल 2.5 साल सिर्फ बुक्स पढ़ी, टीवी एनालिस्ट को देखा और सिर्फ वर्चुअल ट्रेडिंग की। एंड इन बिटवीन 2017 के मिड से मैंने अपनी एक्चुअल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की। इवेंचुअली 2 साल 2.5 साल मुझे लॉस हुआ। मैंने अराउंड 3 लाख 4 लाख की कैपिटल से मैंने ट्रेडिंग की थी, जो कि ईयर 2016 में मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की। 2016 17 18 19 4 साल मैंने कोचिंग पढ़ाया। वहां से मेरा अच्छा खासा अराउंड 80-85 लैक्स का मेरा कॉर्पस मेरा कलेक्ट हो गया था। और उस वजह से मैंने सोचा मैं 5 लैक्स के कॉर्पस से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ 2016 17 में, 17.5 में। तो मैंने वहां से स्टार्ट की। इवेंचुअली 5 लैक्स का आफ्टर 3 इयर्स इट वॉज 4.5 लैक्स। तो मैंने 2 साल 2.5 साल मार्केट को दिए और मेरा 50,000 का लॉस हुआ। और मुझे समझ आया, मैंने ऑप्शन बाइंग ट्राई की, नहीं काम किया। मैंने क्रिप्टो भी ट्राई किया, नहीं काम किया। मैंने ऑप्शन सेलिंग देखा विच वॉज समहाउ कुछ कुछ मेरे लिए वर्क कर रहा था। और ऑब्वियसली मेरे डैड भी फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर ही है। तो मुझे उनकी गाइडेंस से उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, फर्स्ट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। तो जब मुझे लगा कि हाँ ऐसे करके पैसा लूज नहीं करते, देन मेरे फादर ने मुझे बीच बीच में गाइड किया कि अच्छा ऐसे रिस्क मैनेज करते हैं, ऐसे चीजों को देखना होता है, ये पोजीशन साइजिंग होती है। तो वहां से मेरी जर्नी एक प्रॉपर, मैं कहूंगा कि इट टुक मी 2015 से 2019 19.5 तक की 4 साढ़े 4 साल लगे बिल्कुल कंप्लीटली मार्केट को समझने में। तो जो भी लोग सोचते हैं कि मार्केट बहुत आसान है, आसान नहीं है, सिंपल है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे जितना टाइम दोगे, जितना एक्सपीरियंस लोगे यहाँ पे, उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। एंड इवेंचुअली उसके बाद कोविड आया। कोविड आते ही मैं कहूंगा मुझे अपनी लाइफ की एक और लर्निंग मिली। मेरी कैपिटल का अराउंड 20% मेरा वाइप ऑफ हो गया था ऑन जब से कोविड स्टार्ट हुआ था मार्च में, जब प्रॉपर लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई थी। तो वहां पे मुझे समझ आया कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन करनी है, चीजें करनी है। एंड फ्रॉम 2021 में कहूंगा मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी मैंने एक स्टार्ट की, एक कंसिस्टेंट इनकम स्टार्ट की, कि मुझे एटलीस्ट 20 to 25% 30% ROI अगर आ जाए तो दैट विल बी गुड। एंड इवेंचुअली आज भी वो लर्निंग चलती जा रही है, नए नए लोगों से मैं मिलते जा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली जो आज की हम सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसमें ये सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, आपने काफी मेहनत करके इस स्टेज तक पहुंचे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें आपने जो पिछले 8-10 साल में जो मेहनत की है उसका एक छोटा सा कह सकते हैं कि फल स्वरूप हम आज उसे हम भी अ, हमें भी मिलेगा। तो लेट्स नॉट वेट एनी मोर और लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द प्रेजेंटेशन दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अस। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग के बारे में। एंड बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक, मैंने अपने पूरे टॉपिक को ना 4 टॉपिक्स में, 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि मेरे पास आइडिया कैसे आया और कैसे आप एक आइडिया बना सकते हैं। कि मैंने क्यों सोचा कि आज मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा, या आज मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो क्यों करता हूं। तो मैं बताऊंगा आप कैसे खुद का आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा मैं आज जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, इस आइडिएशन से मैंने स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, एंड इस स्ट्रैटेजी के सर्टेन एग्जांपल्स कि कैसे ये वर्क करती है स्ट्रैटेजी। एंड फोर्थ एंड फाइनल, कि ये जो आइडिया आया, देखो यहाँ पे मैं आपको 3 से 4 चीजें बताऊंगा या मैक्सिमम 6 चीजें बताऊंगा, लेकिन कैसे प्रिंसिपल बेस्ड थिंकिंग, अपनी थॉट प्रोसेस को कैसे कर लेते हैं, कि आपको खुद से सीखना होगा। मैं यहाँ पे बताऊंगा लेट से 2+1 3 होता है, या 3+2 5 होता है। लेकिन बेसिक प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, तो प्रिंसिपल बेस्ड थिंकिंग कैसे करते हैं वो मैं इसके अंदर सिखाऊंगा। तो मेन स्ट्रैटेजी के लिए हो सकता है लोग स्ट्रैटेजी के लिए रुके, लेकिन जो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल लोग
होंगे वो सोचेंगे कैसे हम खुद की स्ट्रेटेजी बनाए, खुद का आइडिया बनाए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की बात नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं आइडिएशन प्रोसेस एंड एक पार्ट रखेंगे जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉपर बैक टेस्ट रिजल्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है, अगर आपको बैक टेस्ट रिजल्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा ना तो आप वहीं आलसी हो जाएंगे, एंड बैक टेस्ट करके आपको और नए इंसाइट्स भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आइडिएशन का, कैसे मेरे पास ये आइडिया आया कि मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी करनी है, चाहे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हो, चाहे डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग हो, चाहे नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हो, या कुछ भी हो, तो कोई भी आइडिया कैसे आता है। तो हमारे 11th में या 12th में एक इंग्लिश की एक पोएट थी जिनका नाम था सिल्विया प्लैथ। तो उनका एक कोट था, द वर्स्ट एनिमी टू क्रिएटिविटी इज सेल्फ डाउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पर्सन हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी एक्सपर्ट हो, चाहे कोई छोटा से छोटा पर्सन हो, छोटा से छोटा इन द वे की जिसकी कैपिटल कम हो या जिसकी कैपिटल बड़ी हो, मैं कैपिटल वाइज बता रहा हूँ किसी पर्सन को डिफाइन करना। तो उस केस में ना हमेशा आप डाउट मत करो किसी के ऊपर। आप ये सोचो कि इस बंदे ने ये चीज बोली है, मैं इसको बंदे को ट्रस्ट तो करूंगा बट वेरीफाई भी करूंगा। आज मैंने आपके साथ एक सिस्टम शेयर किया, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, लेकिन उस ट्रस्ट को ये मत करो कि आंख बंद करके मैंने ट्रस्ट कर लिया, आप तो केशव भाई की स्ट्रेटेजी चलाऊंगा। उसको आपको वेरीफाई करना है, कैसे करके, बैक टेस्ट करके, वर्चुअल ट्रेड करके, मतलब फॉरवर्ड टेस्ट करके, 1 लॉट से, 2 लॉट से, 5 लॉट से ट्राई करके, एंड इवेंचुअली इफ यू वांट कि अच्छा ये सिस्टम मेरे लिए वर्क कर रहा है, देन यू कैन अप्लाई दिस थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डाउट नहीं लाना, ट्रस्ट करना है, लेकिन ट्रस्ट के साथ आपको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले बात आती है कोई भी एज या कोई भी एक स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। तो हमें मार्केट में एक एज चाहिए होती है। एज क्या होती है, एक तरह से हमारी सुपर पावर। जैसे सुपरमैन को एक नॉर्मल बंदे से कैसे अलग मानते हैं कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स है, ही कैन फ्लाई, ही कैन डू वेरियस अदर थिंग्स। तो उसी तरीके से हमें भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जो सब कर रहे हैं हमें वही करना है, सिर्फ एक या दो चीज हमें डिफरेंट करनी है। जैसे सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि मैं कैश मार्केट में ट्रेड करूंगा या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करूंगा। मान लेते हैं एक बुलिश मार्केट चल रही है, जैसे अगर हम पिछले 1 साल 2 साल देखेंगे कैसे निफ्टी भाग रही है, तो इट शोज कि एक बुलिश मार्केट है। यहाँ पे आप लेस एफर्ट्स डाल के, सिर्फ इंडेक्स में पैसा डाल के या सिलेक्टेड जो भी ब्रेकआउट दे रहे हैं उसमें पैसा डाल के आप ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं एज कंपेयर टू डेरिवेटिव्स। तो एट अ टाइम जब मार्केट बुलिश चल रही है, जब एक बुल ट्रेंड चल रहा है, जब इस तरह से मार्केट चल रही है, तो आई गेस वहां पे कैश मार्केट में एलोकेशन आपका ज्यादा रख सकते हैं एंड डेरिवेटिव मार्केट में अपना एलोकेशन कम रख सकते हैं। दिस इज एन एज। यहाँ पे बिना मेहनत करे या कम एफर्ट्स डाल के आपको कैश मार्केट में सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग करके आपको ज्यादा रिटर्न मिल रही है एज कंपेयर टू डेरिवेटिव में। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस कैन बी देयर, कुछ लोगों ने डेरिवेटिव मार्केट में ज्यादा रिटर्न निकाली, बट मैं मानता हूं कि जिस तरह से बुलिश मार्केट चल रही है तो आई गेस कि कैश मार्केट में ज्यादा हमें एलोकेशन रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है, एलोकेशन वाइज आप किसमें कितना एलोकेट कर रहे हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन कम्स कि आपने सोच लिया कि मुझे डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेडिंग करनी है, तो डेल्टा गामा वेगा थीटा, एक रो भी होता है बट रो इज नॉट इंपॉर्टेंट, रो चेंज नहीं होता। रो बेसिकली इंटरेस्ट रेट को कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में उतना ज्यादा, मतलब इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेशन यूज होती है ऑप्शन प्राइसिंग में, वो इतना यूज नहीं होता। तो हम इन 4 ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे ग्रीक्स को अपने फेवर में ले लें, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ग्रीक्स हमारे साथ हो जाए और जो ग्रीक हमारे अगेंस्ट है उसको हम थोड़ा सा अपनी साइड कर दें, दैट इज नोन एज एज। जैसे कि मान लो मैं ऑप्शन बाइंग का एक सेटअप बनाना चाहता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि डेल्टा मेरे साथ हो। ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा साथ होता है, इसका मीनिंग आपको बता देता हूं। अगर आपने 0.5 डेल्टा का ऑप्शन बाय किया, मतलब कि अगर 100 रुपीज ऑप्शन बढ़ेगा, अगर 100 रुपीज मार्केट बढ़ेगी तो 50 रुपीज ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, दैट्स नोन एज 0.5 डेल्टा ऑप्शन। तो अगर आपने एट द मनी का या 0.5 डेल्टा का आपने ऑप्शन बाय किया और अगर मार्केट आपके फेवर में गई, तो 0.5 का डेल्टा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 बन जाता है। इसका मतलब कि अगर आपका ट्रेड फेवर में गया तो आपका प्रॉफिट तो होगा बट द स्पीड ऑफ प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज। तो इस केस में डेल्टा आपके साथ होता है, गामा आपके साथ होता है। अब अगर आपको लॉस होता है, 0.5 का डेल्टा 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपको लॉस होगा तो लॉस विल हैपन एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन प्रॉफिट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो डेल्टा हमेशा बायर का फ्रेंड होता है।
तो अगर आप एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो, डेल्टा आपके साथ होगा, गामा आपके साथ होगा, वेगा आपके साथ होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। वेगा क्यों होगा? क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो ऑप्शन का प्राइस इन्फ्लेटेड होंगे, महंगे होंगे, और अगर वेगा कम होगा तो ऑप्शन के प्राइस सस्ते होंगे। जैसे आज के रिजीम की बात करें, टुडे इज 28 अप्रैल 2024, तो आज के टाइम पे वॉलेटिलिटी विक्स जो है, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, जो ऑप्शंस के प्राइसेस है, वो बहुत कम है, लेकिन वॉलेटिलिटी इज वेरी ह्यूज। तो उस केस में हो सकता है कि आज के टाइम में मैं एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी लगाऊं या वेगा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी लगाऊं। अब कैसे, क्या वेगा पॉजिटिव होता है, क्या वेगा नेगेटिव होता है, इस पीपीटी के एंड में आपको बताऊंगा पूरे रिसोर्सेज कहां से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। मैं जस्ट आपको बेसिक बता रहा हूं। और थीटा क्या होता है? बायर का दुश्मन होता है। डेल्टा मेरे फेवर में, गामा मेरे फेवर में, वेगा मेरे फेवर में, थीटा मेरे अगेंस्ट में। तो थीटा को अपना साथी कैसे बनाऊंगा, या कह सकते हैं थीटा का इफेक्ट में मिनिमाइज कैसे करूंगा? मैं ट्रेड करूंगा फार ऑप्शंस में। मैं वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं बाई वीकली कर सकता हूं। बाई वीकली से बेटर मंथली है। तो अगर कोई ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी अगर मैं डेवलप कर रहा हूं, देखो मेरा स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है। आप हो सकता है बाई वीकली करो, मैं हो सकता है अगर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा मैं मंथली में बनाऊंगा। तो डेल्टा मेरे साथ, गामा मेरे साथ, वेगा मेरे साथ, थीटा मेरे अगेंस्ट। बट थीटा का इफेक्ट कम करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने मंथली ट्रेड किए। लेकिन मंथली में वेगा जो मेरा दोस्त था उसका इफेक्ट भी मुझे उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, कितना वेगा का इफेक्ट लेना है, कितना थीटा का इफेक्ट देना है, या क्या चीज करनी है। बाई वीकली करके ये ट्रेड ऑफ और बेटर हो सकता है। वेगा का जो अच्छापन है, वेगा का जो मेरी दोस्ती है वो इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन थीटा के साथ दुश्मनी मेरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया। अब कोई बंदा चाहता है कि मुझे वेगा का ही बेनिफिट चाहिए, मुझे पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगी, इसलिए मुझे डेल्टा नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगी, क्योंकि गामा गामा दुश्मन होता है एक ऑप्शन सेलर का। तो मुझे एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन मुझे वेगा को अपना दोस्त बनाना है। तो उस केस में लोग कैलेंडर्स बनाते हैं। कोई कहता है कि मुझे थीटा जल्दी जल्दी लेना है, तो उस केस में लोग वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो इसी के कॉम्बिनेशन के अराउंड आपको पहले डिसाइड करना है कि मुझे किसको अपना दोस्त बनाना है और किसको दुश्मनी थोड़ी सी मुझे कम करनी है। कैसे करनी है, स्लाइड के एंड में हम पूरा समझ जाएंगे, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया। थर्ड बात आती है प्रोबेबिलिटी वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। अगर आप ये समझ गए, आपकी हर स्ट्रेटेजी काम करेगी। एग्जांपल से एक बता देता हूं। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। मैंने इसका टारगेट लगाया 105 रुपीज और इसका मैंने स्टॉप लॉस लगाया 70 रुपीज, लेट से 80 रुपीज। तो मेरा यहाँ पे वट इज द प्रोबेबिलिटी कि 105 आ जाएगा? देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। शेयर 5 पे ऊपर गया प्रॉफिट, 5 पे ऊपर गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज वेरी वेरी हाई, बट यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी बैड। रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 5 रुपए के प्रॉफिट के अगेंस्ट 20 रुपए का लॉस। 1:4:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। रिस्क मेरा 4 रुपए का, प्रॉफिट मेरा 1 रुपए का, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी हाई। सिमिलरली अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैंने प्रॉफिट का टारगेट लगाया 120 रुपीज, 95 रुपीज मैंने लगाया अपना स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरी जल्दी जल्दी हिट हो गया। 5 रुपए गिरा स्टॉप लॉस, 5 रुपए गिरा स्टॉप लॉस, 5 रुपए गिरा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मेरी कम है, लेकिन मेरी जो रिस्क रिवॉर्ड है दैट इज वेरी वेरी हाई। तो आपको एक बैलेंस बनाना होता है, कैसे आप प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस करें। कैसे करेंगे? पीपीटी के एंड में डिटेल में आप समझ सकते हैं। मैं कुछ बुक्स के रेफरेंसेस लाया हूं जिसमें आप ये सारी चीजें आप डिटेल में समझ सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पोजीशन साइजिंग। आजकल मार्केट में ट्रेंड है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता, सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है। मेरा मानना है कि ऑप्शन बायर भी पैसा बना सकता है अगर वो अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल कर ले। अगर एक ऑप्शन बायर सोचे कि मेरा मार्जिन उतना ही लगता है जितना एक ऑप्शन सेलर का लगता है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऑप्शन बायर भी पैसा बना सकता है। तो पोजीशन साइजिंग बेसिकली, ये पोजीशन साइजिंग को एज मैं तब मानता हूं जब मैं ऑप्शन बायर हूं और मैं ऑप्शन सेलर के माइंडसेट के हिसाब से मैं खेलूंगा। क्योंकि देखो, मान लो मार्केट में लोअर सर्किट लग गया, या किसी पॉलिटिशियन को कुछ हो गया, या इंडो चाइना में कुछ हो गया, जैसे अभी इसराइल का वॉर चल रहा है, तो उस केस में अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ, सर्किट लग जाए, कुछ लग जाए, तो मेरा लॉस तो लिमिटेड होगा ना। अब बात वही आती है लेकिन अगर कोई बंदा फुल कैपिटल के साथ बिना पोजीशन साइजिंग के 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए से ऑप्शन बाइंग कर रहा है, 1 लाख में 50 लॉट ले लिए, 20 लॉट ले लिए, 25 लॉट ले लिए, देन दैट इज रॉन्ग। लेकिन आप 1 लाख पे 1 लॉट से ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, दैट इज राइट। बट ऑब्वियसली पोजीशन साइजिंग के साथ आपको इसको भी देखना पड़ेगा। पता चले आप पोजीशन साइजिंग तो बढ़िया है लेकिन आप 0.1 डेल्टा या 0.2 डेल्टा वाले ले रहे हो, तो उस केस में आपको इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। इन तीनों चीजों को आपने ठीक कर लिया तो आपकी चीज बहुत ही बढ़िया हो जाएगी।
फोर्थ या फिफ्थ वट एवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क ऑफ पीपल। जैसे जैसे आप नए लोगों से मिलते हो, आज के टाइम में भी ट्विटर पे आई हैव अराउंड 20,000 फॉलोअर्स एंड डेली 2 या 3 नए लोगों से मैं कॉल पे बात करता हूँ। और सच बताऊं, मेरी जो लर्निंग कर्व है ना, जो एक लर्निंग कर्व धीरे 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 ऊपर जाती है, वो एक 90 डिग्री पे या 80 डिग्री पे, 85 डिग्री पे, दैट लर्निंग कर्व इज इंक्रीजिंग। अच्छा, इससे मुझे ये चीज सीख मिली, इससे मुझे एक नई चीज मिली। आज जो मैं आपके साथ सेटअप भी शेयर करने वाला हूँ, ये मुझे नेटवर्क ऑफ पीपल से मिला। देयर इज अ पर्सन ऑन ट्विटर, दिव्यांश मिश्रा। तो अराउंड 2 साल पहले मैं उससे फ्रेंड बना। उसने मुझे बताया कॉन्सेप्ट एंकर्ड वीवेब का, कि एंकर्ड वीवेब ये होता है, ऐसे होता है। उसने मुझे बताया कैसे ऑप्शन चार्ट्स पे यूज होता है। एंड उसी मेथड को यूज करके, मतलब उस आइडियोलॉजी को यूज करके, मैंने सोचा इसको मैं एक और बेटर सिस्टम बना सकता हूँ। तो आइडिया, अब नए नए आइडियाज, देखो हम इंसान हैं और कितनी चीजें देखेंगे पढ़ेंगे, एक लिमिटेड नॉलेज ही होती है, लेकिन डिफरेंट लोग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ होते हैं, एंड वो एक्सपीरियंसेस से हम एक नई चीजों को हम सीख सकते हैं। तो आज का सेटअप मैं कहूंगा दिस इज डेडिकेटेड टू दिव्यांश, कि दिव्यांश का एक सेटअप है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। बट आइडिएशन, नई नई चीजें सीखना, वो नेटवर्क ऑफ पीपल से आती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, अलग अलग जो भी कार्निवल्स होते हैं जहाँ पे लोगों के साथ नेटवर्क होते हैं। अगर मैं कोई कार्निवल में आपको मिला, तो मैं कार्निवल में लोगों को सुनने नहीं आया, ड्यू रिस्पेक्ट टू स्पीकर्स, बट मैं वहां पे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क करने आया हूँ कि अच्छा आप क्या करते हैं, क्या करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा इसकी स्ट्रैटेजी में चुरा लूं, ये कर लूं। इट्स अबाउट बेसिक आइडिया। जैसे कि मेरी रिसेंटली कपिल धामा सर से भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा सर जो स्पाइक्स आ रहे हैं, स्पाइक्स का क्या सॉल्यूशन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मे बी आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टॉप लॉस पे 2 सेकंड का डिले डाल सकते हो। लेट से 100 रुपीज का ऑप्शन 150 चला गया, एंड विद इन 2 सेकंड वो वापस 100 रुपीज आ गया। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 130 140 होगा, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट आप 2 सेकंड डिले का रखोगे, कि 2 सेकंड डिले करो और फिर चेक करो स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ, दैट इज समथिंग जो कि मेरे सिस्टम में हेल्प किया, जो कि मुझे लॉजिकल भी लगा। आई ट्रस्टेड हिम, बट आई वेरीफाइड द सेम। तो इसी तरीके से नेटवर्क ऑफ पीपल आर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब कि प्रॉफिट हो ना हो, मुझे पीस चाहिए। हो सकता है स्ट्रैटेजी मुझे 100% एवरी ईयर रिटर्न दे, लेकिन मेरी पीस की ऐसी तैसी हो जाए, तो मुझे पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि मुझे रात को उठ के डाओ या गिफ्ट निफ्टी ये सब चीजें ना देखनी पड़े। बिल्कुल मुझे पीसफुल स्ट्रैटेजी चाहिए। हो सकता है आपके लिए पीस टू रिवॉर्ड रेशियो डिफरेंट हो, मेरे लिए डिफरेंट हो। एंड तो ये बेसिक आइडिया। हो सकता है लोग अभी बोर हो गए हो कि केशव स्ट्रैटेजी पे जल्दी से आओ, ये तो क्रिएटिंग एनएस तो होता रहेगा, बट ट्रस्ट मी, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। एंड इसी बिल्डिंग ब्लॉक को कैसे आप डेवलप करते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कोर स्ट्रैटेजी पे, जिसका सबको इंतजार था, दैट इज ट्रेड सेटअप। तो मैं आपके साथ सिंपल ये नहीं बोलूंगा ये आपका सेटअप है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। मैं विद लॉजिक बताऊंगा कि मैंने ये रूल्स क्यों बनाए, एंड ऊपर की एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो, सबसे पहले तो जो मेरा ट्रेड होगा वो 10 बजे के बाद होगा। रीजन बीइंग, मैं मानता हूं कि मार्केट जो है 10 बजे तक थोड़ी सी वॉलेटाइल रहती है, 10 बजे के बाद हमें एक काइंड ऑफ ट्रेंड पता चल जाता है। हो सकता है आपका व्यू ऐसा हो कि मार्केट तो 11 बजे के बाद सही से ट्रेंड पकड़ती है, या आपका व्यू हो मार्केट तो 9:30 के बाद मुझे ट्रेंड पता चल जाता है। तो आप इस 10 AM को मॉडिफाई करके 9:30 भी कर सकते हो, या फिर मॉडिफाई करके 11 बजे भी कर सकते हो, या 12 बजे भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। बट मेरा ऐसा मानना है, या मेरी इंटरप्रिटेशन मार्केट को लेके ऐसी है कि मैं 10 बजे के बाद ट्रेड करूंगा। 10 बजे के बाद एक ट्रेंड मोस्टली थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है। अच्छा, मैं इसके अंदर एट द मनी ऑप्शन सेलिंग करूंगा। एट द मनी क्यों करूंगा? रीजन बीइंग कि मेरा मानना नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा ये फैक्ट है कि एट द मनी का कॉल या एट द मनी का पुट, इनमें से एक चीज तो जीरो होनी होनी है। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट एट द मनी के अंदर होता है। आईटीएम के अंदर जाएंगे, अब मुझे नहीं पता ना कि आईटीएम जीरो हो ना हो, आईटीएम की कॉल जीरो होगी, आईटीएम की पुट जीरो होगी, बट ऑब्वियसली यहां पर भी लोग एटीएम की जगह आईटीएम 1 या मैक्सिमम आईटीएम 2 में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बैक टेस्ट खुद करना है। मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं, ये भी वर्क करता है, लेकिन पीस टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे एटीएम के अंदर मिलता है। दैट्स द रीजन मैंने एटीएम चूज किया। और एटीएम के अंदर एक कॉल या एक पुट जीरो होनी ही होनी है, दैट इज अ फैक्ट। एक चीज तो जीरो होगी। बाई वीकली ऑप्शंस, बाई वीकली ऑप्शन क्यों चूज किया, वीकली क्यों नहीं चूज किया, ऊपर आते हैं एक बार। अगर मैं वीकली ऑप्शन चूज करता हूं तो गामा वेरी हाई होता है,
तो मुझे गामा मेरा दुश्मन है, मुझे गामा को दुश्मन नहीं बनाना, मुझे गामा को दोस्त बनाना है। तो गामा को दोस्त, गामा इज अ दुश्मन फॉर अ ऑप्शन सेलर अगर एक्सपायरी पास की हो, एंड गामा इज अ फ्रेंड फॉर पीपल जिस जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है जिसका बहुत दूर की एक्सपायरी हो, एंड वाइस वर्सा फॉर ऑप्शन बायर। ठीक है, तो मुझे गामा को दोस्त बनाने के लिए मैं दूर चले जाता हूं। अब आप सोचेंगे 1 वीक की जगह 1 मंथ क्यों नहीं? अब 1 मंथ जब मैं जाता हूं तो मेरा थीटा उतना रिवार्डिंग नहीं होता। दूसरा, मेरा डेल्टा थोड़ा सा वीक हो जाता है। डेल्टा ऑप्शन सेलर का फ्रेंड नहीं होता उतना खास जितना बायर का होता है, लेकिन बहुत दूर का जाने पे सेलर का दोस्त नहीं होता, बायर का भी खास दोस्त नहीं होता, लेकिन समवेयर मिड में बायर सेलर के बीच में एक लड़ाई होती है कि डेल्टा कभी फेवर कर रहा है कभी नहीं कर रहा, कभी सेलर का फेवर कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो दैट वे डेल्टा जो मेरा दुश्मन होता था एज अ ऑप्शन सेलर, वो मैं अपने आप को फेवर में ला रहा हूँ, डेल्टा को अपने साथ लाके बाय चूजिंग वेगा डेल्टा इन माय फेवर बाय डूइंग ऑप्शन सेलिंग। बाई वीकली का रीजन मैं एक बार और बता देता हूँ। बाई वीकली का नंबर वन रीजन जो स्पाइक्स आते हैं, आजकल एक्सपायरी में भी स्पाइक्स आ रहे हैं और किस तरह से मूवमेंट आ रही है आप सबको पता ही है। तो वीकली को छोड़ के हम बाई वीकली ऑप्शन ट्रेड करेंगे। नंबर वन रीजन, इसके अंदर स्पाइक्स बहुत कम होते हैं। स्पाइक्स मतलब आईवी की वजह से, वेगा की वजह से जो आते हैं, ये सारे हमारी चीजें कम मिलेंगी। एंड सेकेंडली, हो सकता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। हो सकता है एक वीक मार्केट मार्केट मान लो 45,000 पे स्टार्ट हुई और 45,000 पे एंड हो गई। एक पूरा हफ्ता मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और यहाँ पे बंद हो गई। देर इज अ वेरी मतलब गुड चांस है कि मार्केट एक हफ्ता कहीं नहीं गई, बट देर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जहां से स्टार्ट हुई 2 हफ्ते बाद भी वहीं पे रही। तो एक हफ्ते में डायरेक्शन आए ना आए, लेकिन 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ डायरेक्शन आती ही आती है। इन माई बैक टेस्ट एंड इन माई फॉरवर्ड टेस्ट पिछले 4 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जिस हफ्ते मार्केट जहां से स्टार्ट हुई है 2 हफ्ते बाद भी मार्केट वही है, सिर्फ वंस इन लास्ट 4 ईयर्स। तो देर इज अ वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी कि 2 हफ्ते में ट्रेंड आना ही आना है, और कैसे वो ट्रेंड को राइड करना है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। अब इसके अंदर हम 2 दिन पहले एग्जिट कर देंगे। आप सोचेंगे 2 दिन पहले एग्जिट क्यों करना है, ये कैसा अजीब सा रूल है? वही रूल, 2 दिन पहले गामा मेरा दुश्मन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को अपने दुश्मन इससे पहले मेरे पास आए, मैं उस ट्रेड को एग्जिट ही कर दूंगा। अगर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, जनरली हम 300 रुपीज, 400 रुपीज, 500 रुपीज के ऑप्शन सेल करेंगे, एंड हमारा टारगेट रहेगा इनको जीरो करना। आप सोच रहे होंगे इतना कैसे पॉसिबल है, क्या चीज है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। 2 दिन पहले हमको एग्जिट कर देना है। रीजन बीइंग, मुझे गामा को अपना फ्रेंड बनाना है। कैसे? इसको एग्जिट कर दूंगा, गामा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मेरे दुश्मन है कोई बात नहीं, मैं दुश्मन को पास ही नहीं आने दे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिविटी। मेरे माइंड में है कि मुझे 10 बजे के बाद ट्रेड करना है, मुझे एटीएम सेलिंग करनी है, मुझे बाई वीकली में करना है, 2 दिन पहले एग्जिट कर देना है। और एक ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर आपके साथ शेयर करने वाला। ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर वो होता है, चाहे आप यूज करो या मैं यूज करूं, चाहे 5 मिनट में लगाओ, चाहे 15 मिनट में लगाओ, चाहे 20 मिनट में लगाओ, हर जगह वो सेम रिजल्ट देगा। दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर। मेरी डेफिनेशन ये होती है। ऑब्जेक्टिविटी के लिए मैंने एक इंडिकेटर यूज किया, दैट इज नोन एज एंकर्ड वीवैप, ए वीवैप। वीवैप क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मतलब कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब सिंपल सी चीज है, आप इंडिकेटर लगाएंगे पता चल जाएगा। और वीवैप जो होता है एक सिंगल डे का होता है कि इस दिन ये प्राइस चल रही है, इस दिन ये इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। एंकर्ड वीवैप क्या होता है? मुझे अगर 2 दिन का वीवैप निकालना है तो दैट इज नोन एज एंकर्ड वीवैप, या 3 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 साल का, 2 साल का, मुझे वीवैप का टोटल वीवैप निकालना है। दैट इज नोन एज एंकर्ड वीवैप इन सिंपल वर्ड्स। सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल अपने सिस्टम में लगा के रखना है, क्योंकि ये सिस्टम इतना रिवॉर्डिंग है, इतना बढ़िया है कि इसमें आपको जब प्रॉफिट आएगा ना, तो इतना बड़ा बड़ा 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट आप 2 2 हफ्ते में आप कैप्चर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब आपको लॉस भी देना पड़ेगा ना, यहाँ पे छोटा सा लॉस होता है, लेकिन वहां पे लॉस लोगों से लिया नहीं जाता। तो मेक श्योर आपकी एंट्री होते ही एटीएम सेल करो, 10 बजे के बाद करो, कभी भी करो, आपका सिस्टम एसएल में होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं मेन अपने सिस्टम पे। एसएल होना चाहिए सिस्टम में, वो माइंड वाला एसएल नहीं माइंड चलेगा वाला एक्चुअली। एसएल, माइंड वाला एसएल जो चला सकते हैं भाई वो चला ले, बट मेरे से तो नहीं होता। तो ये थे केशव अरोरा जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते, कैसे इनको डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का आइडिया है, और ये जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी करते हैं वो कैसे उन्होंने आइडिएट की, उन्होंने हमें स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की क्या करना है।
आगे आने वाले एपिसोड में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे एग्जैक्टली कैसे हमें ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और हाउ टू थिंक बिग और कैसे हमें एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच लेकर के आगे बढ़ना है और कैसे और भी ज्यादा आइडियाज मिल सकती है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आगे आने वाले एपिसोड को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.